-3 आता है, x का वैल्यू -3 आता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 जीरोज आए ना, मेरे पास यहाँ 2 जीरोज आए। तो ये लॉजिक ही यहाँ कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास ये जीरो दिया हुआ है, जब हमारे पास ये जीरो दिया हुआ है तो हम उसका फैक्टर लिख पाना चाहिए, हमें उनका फैक्टर लिखना आना चाहिए। सिमिलरली जब नीचे मेरे पास जीरो अगर -3 है, जीरो अगर -3 है, तो ये -3 कहाँ से आया, ये x+3 से आया था, तो मुझे उसका फैक्टर लिखना आना चाहिए। और इसी चीज को यहाँ पे फराज हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये देखो, जब √2 एक जीरो दिया हुआ है, इट मींस x माइनस √2 क्या बन जाएगा, फराज बोलो क्या बन जाएगा, x माइनस √2? √2। नहीं, ये क्या बन जाएगा, फैक्टर बनेगा। यस सर। So x minus √2 is a factor of what, px। और यहाँ पे px क्या होगा, तो ये इसको आप px मानोगे, इसको आप px मानोगे, और फिर आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करोगे। अब क्वेश्चन को फैक्टराइज करके आपको वहां से 2 जीरोज मिलेंगे। तो चलो अभी सबको ही सॉल्व करो, जितने लोगों ने ट्राई नहीं किया है वो भी करेंगे। फराज, जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो करके जल्दी से इसे सॉल्व करो, जल्दी से इसे सॉल्व करो, सबको ही ट्राई करे इस क्वेश्चन को। अगर √2 एक जीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब है x माइनस √2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो जल्दी से सब ट्राई करे इसको। सब सॉल्व करके मुझे फैक्टर्स बताए, क्या आ रहा है फैक्टर्स। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं और
अंकित ने भेजा है 6x² + 7√2x। देख के बताता हूँ अंकित। सबको ट्राई करे इसको। अंकित इनकम्प्लीट आपका गलत है, ये और आगे जा रहा है। फराज हुआ सॉल्व? फराज यस सर हुआ। यही आया है आपका क्वेश्चन, 6x² + 7√2x + 4। यस। हाँ तो देखो यार, अब जो मेरा px था, अब जो मेरा px पॉलिनोमियल था, जो डिविडेंड था, हमने इसको किससे डिवाइड किया? हमने इसको डिवाइड किया x - √2 से। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, हमने इसको डिवाइड किया x - √2 से, तो ये मेरा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, तो 6x² + 7√2x + 4, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, प्लस रिमाइंडर हो गया 0, प्लस रिमाइंडर हो गया 0, राइट। अब इसके आगे क्या करोगे? तो इसके आगे का लॉजिक यही बोलेगा कि ये तो x - √2 आपको पता है कि यहीं से एक 0 निकला था, यहीं से एक 0 निकला था, कौन सा? √2 वाला। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। तो ये करोगे तो आपको मिलेगा 6x² + 4√2x + 3√2x + 4। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे
तो x प्लस रूट टू, ये ब्रैकेट में अब यहाँ पे जब हम कॉमन लेने जाएंगे इन दोनों में, तो हमको क्या क्या चीज कॉमन दिख रहा है? एक 2 कॉमन दिख रहा है, एक तरीके से 2x कॉमन दिख रहा है। तो 2x कॉमन दिख रहा है तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा? यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे 2 रूट 2 बचेगा। सिमिलरली आगे वाले टर्म में देखोगे तो रूट 2 कॉमन आएगा, रूट 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में फिर से 3x प्लस 2 रूट 2 आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ पे 3x प्लस 2 रूट 2 कॉमन आ गया है, तो x प्लस रूट 2 इंटू यहाँ से 3x प्लस 2 रूट 2 और यहाँ पे 2x प्लस रूट 2। तो फाइनली इसको जब देखोगे तो यहाँ से 1 0 आएगा, यहाँ से 1 0 जो ऑलरेडी हमको पता है, ये प्लस, ये यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से तो हमको 1 0 पता है, यहाँ से दूसरा 0 निकलेगा कितना? वो निकलेगा -2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से तीसरा 0 निकलेगा कितना? -√2/2, -√2/2। सेम जैसे कि एग्जांपल नंबर दिव्यांशु, जब आप वो x -√2 है वो, ठीक है, x प्लस रूट 2 नहीं, वो x -√2 है, बिकॉज दिस वाज माय डिवीजर, this was my divisor, this was my question, and this was my remainder। ये मेरा रिमाइंडर था और ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिविडेंड है। सो क्या लॉजिक लगाया मैंने? लॉजिक यही लगाया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस लॉजिक से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और अगर ध्यान से देखते ना तो ये क्वेश्चन एकदम मतलब कहने के लिए, ये जो अगर आपने यू नो व्हाट एनसीईआरटी का जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल था फराज, और जो क्वेश्चन आपने पूछा था वो ज्यादा इजी था, क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 जीरोस दिए हुए थे, तो आपने यहाँ से 2 फैक्टर बनाया, 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके सेम अगर आप देखोगे पिछले एग्जाम्पल को, पिछला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पे क्या था? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका 2 जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके डिवीजर बनाया गया, इस डिवीजर को इससे डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आने के बाद क्या किया है इधर देखो, तो ये एक्सप्रेशन है, दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या मिला? 2x - 1 इंटू x - 1 मिला। अब 2x - 1 को इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू 1/2, और x - 1 को इक्वल टू 0 किया तो वहां से x का वैल्यू 1, तब जाकर यहाँ से तो 2 जीरोस निकल कर आए। तो ये ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, और जो आपने पूछा था वो ज्यादा इजी क्वेश्चन था, which should not have been the case। रागिनी, have you completed the homework? क्या क्या चीज, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किया? अनम्यूट करके बताना। सर मैंने अभी एनसीईआरटी में 4 तक किया था। हाँ, और मॉड्यूल में से 3 तक कभी किया है। 3 तक मतलब Yes. इन क्लास एक्सरसाइज 1 2 3 इतना क्या था? यस सर, एक्चुअली मैं पीछे वाला कर रही थी, उसी वजह से। आप एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन नंबर अभी मेरे से कौन सा पूछा है? सर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। मैं 2.3 के डाउट्स क्यों बताऊं आपको? सर एक्चुअली उस समय
मेरे को फीवर है, उस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो ये हम बाद में करेंगे। वी आर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग 10M02.4, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपका गर्ल्स का ग्रुप है आप वहां पे क्वेश्चन डालो, मैं उधर सॉल्यूशन डालूंगा। राइट नाउ इट इज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके सर। ओके, आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया है एनसीईआरटी का, और यहाँ पे आप फंसे हो। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जिस तरीके का लोगों का परफॉर्मेंस है ना, मेरा मन कर रहा है क्लास को एंड करके मैं बंद कर दूं। अंदर की फीलिंग बता रहा हूँ। आई मीन क्लास में एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट नहीं है जिसने पूरा अच्छे से होमवर्क किया हुआ है। एंड इतना खराब फालतू फील हो रहा है मेरे को कि पता नहीं। आई मीन आप लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा सिनेरियो का। आई सीरियसली डोंट फील लाइक टीचिंग यू राइट नाउ। इट्स बेटर ना, इससे अच्छा तो मैं बैठ के कुछ टाइम पास करूं, या 12th वाले जो बोर्ड्स में फंसे हुए उनको मैं हेल्प करूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिए सबको। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm। तो अपन एक बार जल्दी से डिवीजन एल्गोरिथम पे आते हैं और देखते हैं कि वहां पे ये सब होता क्या था। So it is exercise 2.3 NCERT, question number 5. So px is equal to qx into g, पहले इसको gx लिखते हैं सबसे पहले, gx into qx plus rx होता है। ठीक है, अपन डिवीजन एल्गोरिथम में बेसिकली क्या लॉजिक लगाते हैं कि दिस इज माय डिविडेंड, दिस इज माय डिविडेंड, this is my divisor, this is my quotient, and this is my remainder। ठीक है, now dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। this is the ये अपना डिविजन एल्गोरिथम होता है। this is how they all are related with each other, right? अब आप पहला क्वेश्चन पे देखोगे एनसीईआरटी का, तो वहां पे आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे बस वो पूछ रहा है एग्जांपल्स। क्या पूछा है आपसे? गिव एग्जांपल्स। पहला कंडीशन दिया जहां पे px का डिग्री इज इक्वल टू qx का डिग्री होता है, px का डिग्री इज इक्वल टू qx का डिग्री होता है। अच्छा, मैं इसके लिए क्या करूंगा, लेट अस गो टू सम एनसीईआरटी वाला एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ चीजें यहां पे दिखाना चाहता हूं। आप देखो, सबसे पहले कोई भी रैंडमली अनम्यूट करके लेट्स से राहुल एक बार अनम्यूट कीजिए। जी सर। राहुल, आपको ये एग्जांपल नंबर 6 में डिविडेंड का डिग्री कितना दिख रहा है? सर 2। डिविडेंड का डिग्री दिख रहा है 2, राइट? तो अपना डिविडेंड का डिग्री हो गया 2। इनफैक्ट px लिखता हूं शॉर्ट में। अच्छा, डिविजर का डिग्री कितना दिख रहा है? सर इस पे 1, राइट? और क्वेश्चन का कितना दिख रहा है? सर इस पे भी 1। क्वेश्चन पे भी 1, और रिमाइंडर पे सर 0। रिमाइंडर पे 0, राइट? तो ये एक जो हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल। तो डिविडेंड में हमने देखा 2, डिविजन में देखा 1, क्वोशिएंट में देखा 1 और रिमाइंडर में देखा 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको खुद ही कहीं ना कहीं वो चीज दिख जाएगी जो मैं दिखाना चाहूंगा। एनीवन एल्स? दिव्यांशु, अनम्यूट करना खुद को। यस सर। दिव्यांशु, मेरे को बताओ एग्जांपल नंबर 7 में आपको डिविडेंड पे कितना दिख रहा है डिग्री? सर 2 2 दिख रहा है।
ध्यान से देखो, डिविडेंड क्या होता है जिसको डिवाइड करते हैं। आप इस यहाँ पे किसको डिवाइड कर सर रहे हो? 3 3x क्यूब ना, x के ऊपर पावर 3 है। यस सर। और ये डिवीजर सर 2 2। क्वेश्चन 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 वाला टर्म कौन सा है यहाँ पे? सर 1 शायद। क्वेश्चन वाला है 1। यस सर। और रिमाइंडर देखो, क्वेश्चन ये रहा ना 3x माइनस 5, तो Yes, 3x sir. माइनस 5 में x का पावर कितना है? 1 है। 1 है सर। और रिमाइंडर 1 सर। रिमाइंडर भी 1 है, बिकॉज यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है। तो ये 3 2 1 1 चल रहा है, राइट? ये इसको Yes, यहाँ sir. लिखते हैं अपन 3 2 1 1। कंगना एक बार अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। यहाँ पे बताओ हमें डिविडेंड में कितना डिग्री दिख रहा है? 3 सर। डिवाइजर 2 सर। क्वेश्चन 1 सर। क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0, कांस्टेंट राइट? है। यस सर। तो 3 2 1 0 इसको यहाँ पे हम करते हैं फिल। तो ये सारे के सारे अगर आप नोटिस करोगे गाइस, सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही है जहाँ पे एक चीज को दूसरी चीज से डिवाइड किया जा रहा है, और कुछ कुछ रिमाइंडर्स और क्वेश्चन आ रहे हैं, हम खाली उसके डिग्री को देख रहे हैं। अंकित एक बार अनम्यूट करना खुद को। यस सर। अंकित यहाँ पे इसमें हमको डिविडेंड का डिग्री कितना दिख रहा है? सर कहाँ एग्जांपल पे? 9 में यहाँ पे सर 2x x 4 और माइनस 3x क्यूब। नहीं, मेरे को बस बताओ डिविडेंड जो है उसका डिग्री कितना दिख रहा है आपको? 4। 4। और क्वेश्चन का? क्वेश्चन का सर 2 ही है, उसका तो कौन सा कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन कुछ नहीं है? ये क्वेश्चन है नहीं है सर, क्या? है सर 2 है। 2 है। और ये डिवाइजर gx उसका कितना दिख रहा है? jx का 2 दिख रहा है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, मतलब 0 remainder है। नहीं हाँ -2 कट गया। ठीक है, तो 4 2 2 0। अब आपके सामने मैंने ये 4 एग्जांपल्स में से डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्रीज को लिखा है। सर बोर्ड कोशिश टेढ़ा करो। हो गया। बोर्ड टेढ़ा हो गया? हाँ कुछ नहीं, क्लियर नहीं आ रहा। स्क्रीन पे लेफ्ट राइट करो। अभी आ रहा है? हाँ अब आ रहा है। हाँ, अब देखिए सबको एक बार गाइस 2 मिनट के लिए कुछ पैटर्न देखो, तो मतलब हाउ विल यू फाइंड दिस? आपको कैसे इतना इन चीजों को देखकर, इन डिग्रीज को देखकर, ठीक है, हम कैसे डिविडेंड की डिग्री पे पहुंच सकते हैं? सिंपल सा पैटर्न है। हम ये राइट साइड में जो बॉक्स बनाया है उसको देखकर हम कैसे लेफ्ट हैंड साइड में डिविडेंड की डिग्री पे पहुंच सकते हैं? इमेजिन करो थोड़ा सा। सर प्लस करके। प्लस करके किसको प्लस करोगे? सर डिवीजन सर क्वेश्चन। सर मल्टीप्लाई g ऑफ करके। x और q ऑफ x। सर प्लस करके। सर प्लस करेंगे तभी ना 3 हो रहा है और नीचे 4 हो रहा है। यस ऊपर सर। से देखो ये प्लस वाला जो कह सर रहा है, डिवीजन एंड क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करके। डिवीजर और क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई करोगे करना, तो सबसे पहले वाले में 1 into 1 तो 1 ही रह गया। यस सर प्लस ना, मैंने सारा डिग्री लिखा हुआ है। अंकित कह रहा है प्लस वाली चीजों को सब वेरीफाई करो।
सर जैसे ऊपर 2 है p ऑफ x और g ऑफ x 1 है, q ऑफ x 1 है, तो 1 + 1 तो 2 हुआ ना। हाँ और मल्टीप्लाई करते तो 1 ही होता। हाँ, अच्छा नेक्स्ट वाले पे वेरीफाई करो अंकित। 3 है तो 2 + 1 + 1 है। अब इधर क्या हुआ? इधर तो 4 हो रहा है। इधर 4 हो रहा है सर तो डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके निकाल सकते हैं सर। हाँ डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करके निकाल सकते हो बिल्कुल। हाँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मतलब अगर मेरे पास, मैं थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं इसको रब कर दूं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर दूं और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो क्या मैं डिविडेंड की डिग्री पे पहुंच सकता हूं? क्या आप कोई लॉजिक निकाल सकते हो जिससे हम डिविडेंड की डिग्री पे पहुंच सकते हैं? अगर आप ये लॉजिक पकड़ पाए तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। सोचो, सब आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, एक सिंपल सा, जो सब कुछ क्लियर कर देगा, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद कोई पैटर्न निकालने की कोशिश करो। अंकित ने जो बोला है वो हाफ सही है, ठीक है? अच्छा हाफ सही है। सोचो सब कोई, 2 मिनट लगाओगे तभी जाकर काम बनेगा। निहारिका, जो आपने लिखा हुआ है वो तो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, देखो ऊपर लिखा हुआ है। दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्रीज प्रेजेंट है तो क्या मैं डिविडेंड की डिग्री निकाल सकता हूं? अगर मेरे पास डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री प्रेजेंट है तो क्या मैं डिविडेंड की डिग्री निकाल सकता हूं? दैट इज माय क्वेश्चन। यस अंकित, जो चैट में लिख रहे हो सही है। देखो तो बाकी जगह पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, और बाकी जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो हम क्या मैनिपुलेशन करें, किस तरीके से हम लॉजिक को समझे ताकि वो बाकियों पे भी काम करेगा। दिव्यांशु, किशोर, आयुष, अंश, राहुल, सुमित, रितिका, एवरीवन, यू नीड टू ट्राई। ये वो पार्ट है जहां पे कुछ सीखोगे। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम घर पे जब इन सब क्वेश्चंस को इस तरीके से ट्राई करते हैं तो हमें इस तरीके से सोचना होता है। अब आप में से आधे लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं है, तो आधे लोगों ने तो ये थॉट प्रोसेस लगाया नहीं है, सोचा नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा तो वो हेल्प नहीं करेगा। सॉल्यूशन तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाता। मैं आपको कहाँ पे हेल्प करता? जहां आपने घर पे ट्राई किया है, सॉल्व नहीं हुआ है, देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो आप पूछ सकते हो कि सर मैंने ये सोचा था, मेरी इस सोच में कहाँ पे गलती हुई है, प्लीज बताइए। वहां पे आप ज्यादा अच्छे से सीखते हो। ओके, अब सुनो, होता क्या है गाइस, इसको समझाने के लिए लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। इफ divisor, quotient, remainder, डिविडेंड। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ केसेस लिख के देता हूं। मान लो सबसे पहले मैंने आपको डिवाइजर दिया x, क्वेश्चन दिया x², रिमाइंडर दिया 0, ये पहला। दूसरा केस देता हूं मैं, डिवाइडर दिया x, क्वेश्चन दिया x², रिमाइंडर दिया 5। तीसरा, डिवाइडर दिया x²,
क्वेश्चन दिया x, रिमाइंडर दिया 5, 15 कर दो चलो। चलिए जल्दी से अब डिविडेंड फाइंड आउट करते हैं। तो डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा। तो यहां पे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होता है, राइट? दिस इज व्हाट वी फॉलो इन डिवीजन एल्गोरिथम। सो इफ आई फॉलो दिस हियर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब हो गया, उसमें 0 ऐड करोगे तो x का क्यूब ही रह गया। अब यहां देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा बन रहा है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये बन गया x क्यूब प्लस 5। अगला है x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 15, तो ये हो गया x टू द पावर 6, क्योंकि x का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 हो गया x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 प्लस 15, एंड लास्ट में x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x, तो ये हो गया x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 प्लस 5x हो गया। अब इस चीज को ध्यान से अगर आप रियलाइज करोगे तो आपको दिखेगा, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, इसका डिग्री कितना है? तो इसका डिग्री है 3, यहां पे इसका डिग्री कितना है? तो ये अभी भी 3 है। यहां पे इसका डिग्री कितना है? तो ये 6 है, और यहां पे इसका डिग्री क्या है? तो ये अभी भी 6 है। मैंने पहले 2 एग्जांपल्स में और अगले 2 एग्जांपल्स में मैंने इनको सेम रखा था, डिवीजर को भी सेम रखा था, मैंने क्वेश्चन को भी सेम रखा था, मैंने रिमाइंडर चेंज किया था। एक बार रिमाइंडर 0 रखा था और एक बार रिमाइंडर 5 रखा था, क्योंकि x से डिवाइड कर रहे हैं, x एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मेरा जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो 1 से कम होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है कि आपको पहला केस में जो डिविडेंड का डिग्री मिला है 3, वो एक्चुअली में डिवाइजर का डिग्री और क्वेश्चन का डिग्री को ऐड करके मिला है। यस सर। आपको पहला स्टेप में जो डिविडेंड का डिग्री मिला है वो क्वेश्चन का डिग्री और डिवाइजर का डिग्री को ऐड करके मिला है। वो ऐड क्यों हुआ गाइस? बिकॉज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है, तो जब दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का बेस सेम होता है, तो उस टाइम पे उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? जुड़ जाता है। जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है जिनका बेस सेम होता है तो पावर्स होते हैं ऐड, और हम डिग्री देखने के टाइम पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर ही देख रहे होते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो x का क्यूब बन गया। उसी x का क्यूब का डिग्री आपने 3 देखा। अब अगला वाला जो केस था, जब मैंने अगला केस दिया आपको, यहां पे भी जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब बना, x का क्यूब, और यहाँ पे आया +5, लेकिन इसका डिग्री 3 क्यों बना? बताओ तो क्यों बना 3? कोई बता सकता है? यस सर। इसमें Yes, क्यों बना sir. 3? सर 2 + 1 कर दिए सर तो बेस इक्वल है सर, तो पावर जुड़ बेस इक्वल जाएगा। दोनों बेस को इक्वल जोड़ है तो दिए। पावर है, लेकिन हमारे पास अब डिविडेंड तो ये आया ना, पहले वाले में डिविडेंड x क्यूब था, अभी वाले में डिविडेंड x क्यूब + 5 है, तो डिग्री सर अभी भी क्योंकि 3 क्यों बना? सर +5 हो रहा है इसीलिए सर रिमाइंडर जुड़ रहा है। और ऊपर वाले में +0 हो रहा था। नहीं ठीक है, तो ये 5 का क्यों? क्या 5 का डिग्री क्या x क्यूब के मुकाबले कुछ है नहीं क्या? हम डिग्री कैसे निकालते बताओ? तो इसका ज्यादा होता है। हम सारे टर्म्स की डिग्री को देखते हैं, और सबसे ज्यादा डिग्री वाला जो टर्म होता है वही पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री बनता है, राइट? यस सर। तो x क्यूब का डिग्री था 3, 5 का डिग्री था 0, तो एक जगह से डिग्री 3 आया, एक जगह से डिग्री 0 आया। ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा था? ज्यादा बड़ा वैल्यू 3 था, तो इसीलिए पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री क्या बन गया? पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री बन गया 3। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? अच्छा गाइज, यहाँ पे क्या सीखा? कि यही कि इसमें रिमाइंडर का कोई फायदा, रिमाइंडर का कोई पावर नहीं है डिग्री के ऊपर। यस और नो? इन Yes, दोनों sir. केसेस में देखकर आपने क्या Yes, देखा? sir. कि चाहे रिमाइंडर 0 हो चाहे रिमाइंडर 0 ना हो, कोई पावर नहीं था। पूरा का पूरा खेल, या जो मेरा डिविडेंड का जो डिग्री है वो किससे बना? तो वो बना डिवाइजर का डिग्री प्लस क्वेश्चन का डिग्री को ऐड करके, राइट? एग्री कर रहे हो कि नहीं? निहारिका, राइट से फराज, आ रहा है समझ में? आगे आगे के 2 एग्जांपल्स देखो।
यहां पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हो, क्योंकि डिविडेंड इनटू क्वेश्चन करोगे तो x टू द पावर 6 तभी ना ये बना है, और उसमें हमने इस 15 को जोड़ दिया, उसमें हमने इस 15 को जोड़ दिया, तो डिग्री कितना बना? डिग्री 6 ही तो बना। क्यों? क्योंकि x क्यूब प्लस 15 में 2 टर्म था, x का क्यूब, x के ऊपर पावर 6 था, 15 वाले में डिग्री 0 था, तो 6 और 0 में से बड़ा वैल्यू कौन सा था? 6 था, तो इसीलिए डिग्री 6 बना। तो अगेन इस 15 का कोई फायदा, मतलब कोई पावर नहीं है, उसकी वहां पे डिग्री में इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी। और यहाँ पे 6 कैसे बना? क्योंकि बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो गए। लास्ट वाला केस, x का स्क्वायर इंटू x का पावर 4, यहाँ पे जब बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे यहाँ पे, और अगर ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा पावर? पावर बनेगा 6। अब देखो इस बार मैंने इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या होता है कि मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर मतलब डिग्री 2 वाला टर्म से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर जो होगा उसका डिग्री 2 से छोटा ही होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, डिग्री 2 से छोटा ही होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक ये वाला केस लिया जहां पे डिग्री 0 था, अब ये वाला एक केस लिखा है जहां पे डिग्री 1 है। तो इस टर्म में डिग्री 6 था, इस टर्म में डिग्री 1 था, लेकिन हम जब पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री देखते हैं, पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री देखते हैं तो मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू देखना होता है, सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू था 6, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या बना? 6 बना, इसीलिए इस एक्सप्रेशन का डिग्री 6 बना। तो फाइनली आप यहाँ पे निहारिका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ डिग्री को लेकर कंसर्न हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री को लेकर कंसर्न हूं गाइस। अगर मैं यहाँ पे x या x स्क्वायर, ये जितने भी आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, अगर मैं उनके आगे 5 मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि ये x की जगह मान लो 5x कर दूंगा, तो इससे डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो नीचे आपको 5x ये x स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं इसको 5x स्क्वायर कर दूंगा, 15x स्क्वायर कर दूंगा या -15x स्क्वायर कर दूंगा, इससे अभी भी डिग्री पे कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं कोफिशिएंट्स पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप सबको इतना दिखना चाहिए कि जो डिविडेंड का डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? तो डिविडेंड का डिग्री इज इक्वल टू डिवाइजर का डिग्री प्लस क्वोशिएंट का डिग्री। हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या चलता है? डिविडेंड का डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर प्लस डिग्री ऑफ क्वोशिएंट। ठीक है, ये वाला फंडा लगता है। अब ऊपर भी ऑब्जर्व करो ये चीज, यहां भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इधर देखो, ये 1 था, ये 1 था, ऐड किया तो कितना हुआ? 2 हुआ। अब एक चीज हमको पता चल गया कि रिमाइंडर की वैल्यू इधर नहीं करनी है, रिमाइंडर की डिग्री की वैल्यू नहीं करनी, तो इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, और बाकी सब तो ऑलरेडी 0 है। तो इनको ऐड किया तो 2 बना कि नहीं? इनको ऐड किया तो 3 बना, यहाँ पे इनको ऐड किया तो 3 बना, यहाँ 2 + 2 को ऐड किया तो 4 बना, राइट? ठीक है, अब इसी लॉजिक को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं गाइस, कहां पे? आपका वो क्वेश्चन नंबर 5 पे, आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर यूज करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री ऑफ px मतलब डिविडेंड का डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx मतलब क्वेश्चन का डिग्री। अब आपको पता है कि px का जो डिग्री होगा, px का जो डिग्री होगा दैट विल बी इक्वल टू gx का डिग्री प्लस qx का डिग्री। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको और इसको बराबर चाहते हैं, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये क्या होना चाहिए बताओ? क्या करना होगा उसके लिए? इसके डिग्री को क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा ना? 0 सर 0। आ रहे समझ में सबको? लेट्स से राइट इट देयर। इन क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम अब ये क्लियर हो चुके हैं कि डिग्री ऑफ px जो होगा
that is equal to degree of gx plus degree of qx, और आप सबको पता होना चाहिए कि px कौन है, तो px हमारा यहाँ पे डिविडेंड, gx कौन है, डिवीजर, और q वाला तो आपको बताए, q आपका क्वेश्चन के लिए, राइट। तो यहां पे सिंपल सा अगर हम देखें, नहीं निहारिका, डिग्री के केस में रिमाइंडर को ऐड करने से आपको कोई इफेक्ट नहीं, मतलब रिमाइंडर की डिग्री को ऐड नहीं करेंगे। रिमाइंडर की डिग्री को जहां देखो यहाँ पे इग्नोर किए हो तो ये काम किया है। यहाँ पे मैंने इधर भी एग्जांपल्स दिखाए है ना, यहाँ पे भी एग्जांपल्स में क्या देखे हो कि रिमाइंडर की डिग्री को इग्नोर करके हमारा तभी जाकर हम डिविडेंड की डिग्री पे आ पाए हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आपका पहला कंडीशन क्या दिया हुआ था, पहला कंडीशन दिया हुआ था डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ये दिया हुआ था। अब आप ही खुद सोचो गाइस कि अगर px का डिग्री qx के बराबर है तो मतलब ये और ये कट जाएंगे, एक तरीके से कहने के लिए ये और ये कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा आपके लिए, दैट इज डिग्री ऑफ gx, ये क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ gx होना चाहिए 0। इसका तो यही पता चला ना कि डिग्री ऑफ gx क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, राइट। अब डिग्री ऑफ gx 0, आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आप क्या करोगे, एग्जाम्पल जो देना है, हम अब एग्जाम्पल में ये नहीं दे सकते क्या कि मान लो पॉलिनोमियल दे दिया मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है कि मेरा जो डिवीजर होगा उसका डिग्री 0 होना चाहिए। तो अगर डिवीजर का डिग्री 0 रखना है तो आपको gx को क्या रखना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मान लो आप अपना फेवरेट नंबर आपका 10 है तो gx को 10 रख दो, मैटर नहीं करेगा, gx को 10 रख दो, और उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, अगर आप चाहते हो तो आप इधर कैलकुलेट कर लो। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बनेगा जानते हो, एक्स स्क्वायर बाई 10 बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 10 बनेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कटा, 5x नीचे उतरेगा। अब 5x को 10 से डिवाइड करना है तो 5x बाई 10 कितना हो गया, x बाई 2 हो गया। तो आपका क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बनेगा, x बाई 2 बनेगा, क्वेश्चन का अगला पार्ट x बाई 2 बनेगा। तो x बाई 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x होगा, कटा, फिर आया 6 क्योंकि 10 से छोटा है, 6 क्योंकि 10 से छोटा है तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन क्या आया आपका, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स बाई 2, और आपका रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आया 6। नोटिस कर रहे हो क्या कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी थी और इसकी डिग्री कितनी थी, दोनों की डिग्री 2 है और इक्वल आ रही है। लॉजिक दिख रहा है, रैंडम एग्जांपल्स ले सकते हो, बस मेरे को इतना पता होना चाहिए कि इस एग्जांपल के लिए मेरा डिवाइडर का डिग्री को 0 होना पड़ेगा। मेरे को बस इतना पता होना चाहिए कि इस डेफिनेशन के लिए निहारिका 6 तो रिमाइंडर आया ना, 6 तो रिमाइंडर आया, 10 से छोटा है ना 6, इसीलिए 6 आपका 10 से छोटा है तो वो आगे डिवाइड नहीं होगा। दिव्यांशु पूछ रहा है कि सर वी गेट आउट देयर एनी नंबर इन प्लेस ऑफ 10। यस दिव्यांशु, द ओनली थिंग which is important is that you are going to place a divisor which is having a degree of 0.
and if you're placing a number which is if you're placing a polynomial which is having a degree of 0, it means you will have to go with constant polynomial. So that constant polynomial can be 10, it can be -10, it can be 1/2, or it can be any number of your choice. The only thing is it has to be a polynomial of degree 0. That's it. बात समझ में आ रहा है? जिन जिन लोगों को डाउट था, आया समझ में? एक बार जल्दी से यस पे क्लिक करके मेरे को कंफर्मेशन दो. द लॉजिक विच आई टोल्ड यू कि कैसे फिगर आउट करोगे. अंश, कहां पे दिक्कत हो रहा है? किशोर, फराज, कंगना, पीयूष एंड रितिका, कहां पे दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बताओ जल्दी. नेक्स्ट वाला बताता हूं, नेक्स्ट वाला बताता हूं. सर सॉल्व कर लिए नेक्स्ट वाला. अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है? डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX. इसका मतलब है कि आपका जो डिग्री, आपका जो QX मतलब क्या है? क्वोशिएंट है. QX मतलब क्वोशिएंट है और RX आपका रिमाइंडर है. तो आप चाहते हो कि दोनों का डिग्री सेम हो. सबसे आसान सा केस ले लो ना, आप ले लो PX को ले लो, x स्क्वायर ले लो. मान लो PX को हमने x का स्क्वायर रख लिया, ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करते हैं? अब देखो दो केसेस होंगे. या तो आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, खुद ही पता चल जाएगा आपको. मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं. एक ऑप्शन देता हूं एक कांस्टेंट, एक ऑप्शन देता हूं एक लीनियर, और एक ऑप्शन देता हूं आपको क्वाड्रेटिक. क्योंकि Px तो हमारा डिग्री 2 वाला है ना. रुको, इसको एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं. सेकेंड वाला केस, कंडीशन क्या है? डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX. और आपको ये पता होता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारा डिग्री ऑफ RX जो होता है ये हमेशा किससे छोटा होता है? ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है. मतलब ये आपका GX से हमेशा छोटा होता है. तो फाइनली जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को ध्यान में रखें. तो डिग्री ऑफ QX और RX तो हमको सेम चाहिए. डिग्री ऑफ QX और RX तो हमको सेम चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दोनों के दोनों GX से छोटे भी होने चाहिए. दोनों के दोनों GX से छोटे भी होने चाहिए, राइट? तो इस हिसाब से अगर मैं PX को PX को मैंने माना सिंपल से x का स्क्वायर ही मान लिया यार, x का स्क्वायर मान लिया. अब आप क्या सोचोगे? आपको सोचना है कि मैं डिवाइजर क्या रख सकता हूं. अब मैंने जो डिविडेंड लिया वो 2 डिग्री का लिया है. डिविडेंड अगर 2 डिग्री का लिया है तो मैं डिवाइजर कैसा लूंगा? मैं उससे छोटा ही लूंगा. मैं उससे छोटा ही लूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन का और रिमाइंडर दोनों का डिग्री चाहता हूं सेम. कर सकते हैं. तो अब आपको मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं. चलो एक ऑप्शन देता हूं 1 दे देता हूं, इसका डिग्री 0 होता है. फिर आपको दिया x जिसका डिग्री 1 होता है. फिर आपको दिया x का स्क्वायर जिसका डिग्री 0 होता है, 2 होता है. सॉरी, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक +5 कर देते हैं, और एक दे देता हूं x का क्यूब, और एक दे देता हूं x का क्यूब. ठीक है, चलो अब आप खुद से चारों से डिवाइड करो ना. चारों से डिवाइड करो. आई विल गिव यू 2 मिनट्स. हाँ अंकित बोलिए. सर हम बनाए, मेरा x क्यूब से आ रहा है.
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। चारों से डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखो तो एक बार। ओके, तो आई बिलीव सबने कर लिया होगा। ये देखिए, मान लो कि जैसे कि ये वो वाला अप्रोच है जो घर पे पहली बार कोई क्वेश्चन करता है और हिट एंड ट्रायल लगाता है, सारी चीजें सोचता है, तो उसके कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में इस तरीके का आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने रैंडम सा एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिया 2 डिग्री का, उसको मैंने डिविडेंड बना दिया। अब इस डिविडेंड को मैं जब डिवाइड करूंगा, डिवाइजर बनाऊंगा, तो मैंने डिवाइजर क्या किया कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया था, तो एक डिवाइजर लिया 0 डिग्री का,
एक डिवाइजर लिया 1 डिग्री का, एक डिवाइजर लिया 2 डिग्री का, और एक डिवाइजर लिया 3 डिग्री का। अच्छा 3 से आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि 2 डिग्री का डिवीजर है, तो 3 डिग्री पे जिस तरीके से काम होगा 4 डिग्री 5 डिग्री पे भी उसी तरीके से काम होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे डिवीजर्स का जो डिग्री होगा वो डिविडेंड की डिग्री से ज्यादा होगा। अब आप यहां देखो कि जब हम एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया डिग्री 2। अब मेरा px का डिग्री हर जगह पे 2 था, मेरा डिविडेंड का डिग्री हर जगह पे 2 था। आपको क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन क्वेश्चन पे चले, सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए था, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx चाहिए था, राइट? डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx चाहिए था। आप देख लो कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है जहां पे डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx हो रहा है, कौन सा एग्जांपल है? ये वाला एग्जांपल है, राइट? ये वाला एग्जांपल, तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा। अच्छा इवन फर्स्ट वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, वो इस थॉट से कर लेते हैं। अब जैसे पहले वाले में क्या है, पहले वाले में डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। देखो तो कौन सा जगह है जहां पे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो रहा है, बताओ तो कौन सा जगह है इनमें से, चैट में बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा जगह पे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो रहा है? वेरी गुड रागिनी, इट्स द फर्स्ट वन, बिकॉज यहां पे डिग्री है 2, एंड जो हमने ये लिया था, जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है, इसका भी डिग्री कितना है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी तो 2 ही है ना, राइट? तो पॉलिनोमियल डिविडेंड का डिग्री 2 और यहाँ पे क्वेश्चन का भी डिग्री 2। तो जो आपको पहला पूछा था, पहला का एग्जांपल में आप ये भी दे सकते थे, जो आपको दूसरा पूछा है उसमें ये एग्जांपल दोगे। अब आपसे तीसरा क्या पूछा है? तीसरा पूछा है डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। अब देखो तो कौन सा एग्जांपल में rx इज इक्वल टू 0 हो रहा है, कौन सा एग्जांपल है? 2 ही तो बच गए हैं, ये वाला दिख रहा है क्लियरली, तो ये मेरा थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। मतलब थर्ड के एग्जांपल में आप इसको यूज कर सकते हो, थर्ड के एग्जांपल के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर है अब लॉजिक? अगली बार अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, उसको डिविडेंड बना दो, और डिवाइजर को 4 केसेस ले लो डिवाइजर का, एक 0 डिग्री का, एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का और एक 3 डिग्री का। Is it done everyone? आकाश, पीयूष, निहारिका, कंगना, किशोर एक बार थोड़ा अनम्यूट करना तो खुद को। किशोर, यस सर। पहली पूरा सेशन में ये पहली आवाज आई है आपकी, चैट में एक बार भी कहीं पे हाँ ना कुछ नहीं। इस सर नेट इधर का थोड़ा स्लो है। नेट स्लो है? अभी आपने जिस तरीके से बोला कोई आपकी बात को बिलीव नहीं करेगा। आप इंस्टेंटली अनम्यूट कर लिया, आपने मेरी बात सुनकर इंस्टेंटली अनम्यूट किया, आप इंस्टेंटली जवाब दे रहे हो। इंटरनेट कैसे खराब होगा? नहीं हो सकता। हम अभी वाईफाई से कनेक्ट किए हैं। अभी वाईफाई से कनेक्ट किए हो तो आगे के हर क्लास के लिए वाईफाई से कनेक्ट करो। आज की क्लास में आप एकदम शांत रहे हो, आपको भी पता है, और इस तरीके से मजा नहीं आता। इस तरीके से फिर 4 क्लासेस 5 क्लासेस बाद आपको समझ में नहीं आएगा चीजें। नेक्स्ट आयुष, आयुष अनम्यूट करना एक बार खुद को। यस सर। अगली बार से थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव होना है। आज की क्लास में जिस तरीके से शांति से गए हो वैसे रहोगे तो 1 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है। तो अगली बार से यू हैव टू बी अटेंटिव एंड रिस्पॉन्ड करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस ऑनलाइन सिस्टम विल वर्क ओनली व्हेन यू रिस्पॉन्ड। अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हो तो मैं कहूत कराते रहूंगा, मैं इजी क्वेश्चन कराते रहूंगा, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व के नहीं पूछोगे तब तक ये आपको बेनिफिट नहीं करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। 1 साल के लिए आप लोग ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम को देख चुके हो। ये ऑनलाइन सिस्टम आपकी भलाई तभी करता है जब
आप वहां से रिस्पॉन्ड करते हो। आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, यू विल बी एंटरटेन्ड, बट after 1 month or 2 months or 3 months you will realize that you don't have the knowledge, and that will happen when the tests will start. अगर टेस्ट में चीटिंग नहीं करोगे, सिंसियरली खुद से टेस्ट दोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत पीछे हो। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए सबका। नेक्स्ट इंसान जिसका बिल्कुल भी आवाज नहीं आया है, दैट इज आई थिंक सुमित। ठीक है सुमित, अगली बार से ध्यान रखो, बिल्कुल शांत रहे हो पूरे सेशन के दौरान। कोई मैसेज तक नहीं देखा है मैंने, विच इज वेरी बैड। योर पेरेंट्स आर, आपके पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि आप यहाँ पे बैठे रहोगे चुपचाप। आपको पढ़ना है और आपको सवाल पूछना है। जब तक आप अपने सवाल नहीं पूछोगे, आपके डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे, और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो कभी रिजल्ट नहीं निकलेगा गाइस। See, this topic is over from our side. अगर आज की क्लास में हमने कुछ नहीं किया बिकॉज आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, अगली बार से थोड़ा इस चीज को ध्यान रखा जाए। 2-3 चीजें आपको मैं बोल रहा हूं, प्लीज नोट फॉलो कीजिएगा अगली क्लास से पहले। कंप्लीट दिस टॉपिक, कंप्लीट चैप्टर 2, you will have a test, you will have an online test in the next week. सर yes सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? ऑर्डर में अभी चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 करते हैं, क्योंकि जैसे अभी पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं ना, तो चैप्टर नंबर 3 भी बहुत ज्यादा पॉलिनोमियल्स, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट से ही वो शुरू होता है। ठीक है सर एनसीईआरटी का 2.4 बनाएंगे ना? ऑप्शनल लिखा है। ऑप्शनल वाला जो होता है उसका फंडा समझो सबको। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर जैसे निहारिका आप अगर ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हो, जो लोग ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हैं वो सबको ही इसको सॉल्व करेंगे। जो भी ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हैं वो पूरा सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, अवंती के मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन, अवंती के मॉड्यूल में पीछे जो एडवांस क्वेश्चन दिखते हैं वो किसी ना किसी ओलंपियाड के पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जब मैं 2018 में दिल्ली में था तो आई वाज द कंटेंट मैनेजर, मेरी टीम थी जिन लोगों ने ये कंटेंट पे काम किया था, और एडवांस प्रॉब्लम में सिंपल इकलौता फंडा, इनफैक्ट एडवांस प्रॉब्लम हो गया और आपको पीछे पास्ट ईयर ओलंपियाड क्वेश्चंस करके भी मिला होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ओलंपियाड के क्वेश्चंस डलवाए हैं। अब ओलंपियाड्स बहुत सारे ओलंपियाड्स है, एनटीएसी था, वो आपका एसओएफ का आईएमओ था, तो ये सारे ओलंपियाड्स के मैंने क्वेश्चंस डलवाए थे और वही क्वेश्चंस आपको वहां पे दिख रहे हैं। तो जितने लोग ओलंपियाड्स टारगेट कर रहे हो, एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ना है, अवंती के मॉड्यूल का कुछ नहीं छोड़ना है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो तो अवंती के मॉड्यूल का लेवल 2 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ। इफ यू आर टारगेटिंग ओनली बोर्ड्स, if you are targeting only boards, so no need to solve level 2, बिल्कुल नहीं जरूरत है। लेकिन my point is, आप लोग अभी शुरू किए अपने सेशन को, अभी आपको डिसाइड क्यों करना चाहिए कि मैं बोर्ड्स को टारगेट करूंगा। राइट नाउ इफ अगर हम आपको अच्छे लेवल तक पढ़ा रहे हैं तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस लेवल तक पढ़ो, उस लेवल के एग्जाम्स को ट्राई करो। बोर्ड का जब एग्जाम होगा तो लास्ट के 3 महीने बाकी सब छोड़ के सीधा बोर्ड लेवल पे आ जाएंगे ना, सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी करेंगे। अगर आप थोड़ा सा लेवल ऊपर ले जाकर चीजों को पढ़ोगे तो आपका नॉलेज ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा, और फिर 3 महीने बाद जब हमको थोड़ा लो लेवल एग्जाम, बोर्ड वाला जो होगा वो फिर लो लेवल एग्जाम हो जाएगा, उसके लिए जब फिर मेरे को उस टाइम पे तैयारी करनी होगी तो मुझे दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है। हमारे जो अवंती में 40% स्टूडेंट जो पिछले साल 90% के ऊपर आए थे, क्या वो सबके सबको हमने पूरा साल क्या बोर्ड का तैयारी करवाया था? नहीं, हम थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाते थे। हाई लेवल क्या, ओलंपियाड्स की तैयारी करवाते थे।
वो जो आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन दिख रहे हैं एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, बस उनको सॉल्व करना सिखाते थे। उनको सॉल्व करना सिखाते थे, ऑटोमेटिकली उसके लिए आपको बेस तगड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोगों ने अपने बेस पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, तब जाकर ओलंपियाड का क्वेश्चन बनता था। ओलंपियाड का क्वेश्चन बनता था, और लास्ट के जब 2-2.5 महीने जब अवंती का फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो गया, उस टाइम पे जनवरी के बाद हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड्स पे फोकस करें, क्योंकि आपका बोर्ड होता है मार्च के महीने में। जनवरी से लेके जनवरी और मिड फरवरी तक लगभग 30-40 दिन का हमारा फुल सिलेबस टेस्ट चलेगा। 3-3 घंटे वाले 3-3 पेपर, 4-4 पेपर होंगे। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग पे और बोर्ड लेवल क्वेश्चंस पे ध्यान देते हो, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर अच्छा होगा यार। ठीक है। अंश पूछ रहा है कि सर इज आरएस अग्रवाल इंपॉर्टेंट टू सॉल्व फॉर बोर्ड्स? यस, आरएस अग्रवाल सिर्फ बोर्ड्स लेवल है, एकदम मतलब रद्दी लेवल कह सकते हो। आरएस अग्रवाल ने क्या किया है, बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का वैल्यू चेंज करके बुक को मोटा कर दिया है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए ये करो। अभी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में मत सोचो ज्यादा, आपका कोशिश होना चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। अंकित पूछ रहा है एडवांस के लिए आरडी शर्मा भी इंपॉर्टेंट है। यस अंकित, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट आगे जाकर, मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर 10th के बाद आप मैथ्स ले रहे हो, मैं जेई वगैरह की बात नहीं कर रहा, अगर 10th के बाद आप मैथ्स ले रहे हो ना, तो अभी से आप आरडी शर्मा बनाना शुरू कर दो, ताकि 11th में जब मैथ्स में जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अभी सिर्फ एनसीईआरटी करोगे या सिर्फ आरएस अग्रवाल करोगे, तो 11th में आपको स्ट्रगल होने वाला है। आरएस अग्रवाल इज ऑन अ वेरी लो लेवल। देखो, आरएस अग्रवाल एंड आरडी शर्मा दोनों सेम लेवल के बुक नहीं है, ये आपको भी पता है। आरएस अग्रवाल का लेवल बहुत नीचे है, बट लास्ट के 3 महीने के लिए आरएस अग्रवाल बेटर है। फॉर लास्ट 3 मंथ्स, मतलब फॉर लास्ट 3 मंथ्स, उस टाइम पे आपका आरएस अग्रवाल अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आरएस अग्रवाल में अगर आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, एनसीईआरटी का है। वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसको भी ब्रैकेट में लिख देता है कि ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे हम एनसीईआरटी पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह उधर से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 महीने के लिए। आरडी शर्मा हार्ड है, आरएस अग्रवाल से आरडी शर्मा ज्यादा हार्ड है। यस, आरएस अग्रवाल में एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स ही रहते हैं। आरएस अग्रवाल देखो, सिंपल सा अगर लॉजिक देखे आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा में, तो आरएस अग्रवाल is on same level as of NCERT, बस रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट इज आरडी शर्मा। आरडी शर्मा में जनरली जो आपका लेवल 1 क्वेश्चन होता है, लेवल 1 क्वेश्चन होता है, वो आपका एनसीईआरटी लेवल पे रहता है। लेवल 2 इज फॉर ओलंपियाड्स। ओलंपियाड्स बोल सकते हो, नॉलेज बिल्डिंग बोल सकते हो, उसके लिए रहता है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए गाइस। और कुछ पूछना है किसी को? दिव्यांशु पूछ रहे हैं कि सर हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी फॉर ब्रिंगिंग 90% अबव। दिव्यांशु, ये कोई एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं है कि आप 5 घंटा करोगे हो जाएगा, ये 4 घंटा करेगा हो जाएगा। आप लोगों को शायद लगता होगा कि 90% लाना बहुत बड़ा बात है बोर्ड्स में, तो मैं बता दूं कि हर साल 1.5-2 लाख बच्चे 90% से ऊपर लेकर आते हैं। हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे 90% लेकर आते हैं बोर्ड्स में, सीबीएसई में। ठीक है, तो हर 4 में से एक बच्चा 90% के ऊपर लेकर आता है। हर 4 में से एक बच्चा, कुछ ऐसा रेशियो था, हर 4 में से एक या फिर हर 7 में से एक, ऐसा कुछ था। ठीक है,
मतलब ऑन एन एवरेज आई थिंक शायद 7 में से 1 था, बिकॉज अराउंड 25-26 लाख देते हैं और 2 लाख 3 लाख के आसपास, तो 10%, मतलब ऑल इंडिया रेशियो देखोगे तो 10% लोग, हमारे यहाँ से 40% लोग निकल रहे हैं। तो लॉजिक क्या है, एकदम सिंपल सा रखो, अभी हम जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, बस उसी के साथ मैनेज कर लो खुद को, फ्लो के साथ चलो बस। आपको 3 महीने 4 महीने बाद देखिएगा, जब आप स्कूल में जाओगे और आपके साथ जो क्लास में बच्चे होंगे, आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। बट ये ऐसी चीजें जो ओवरनाइट नहीं होती है, यू विल हैव टू गिव टाइम। दूसरी चीज, रहा बात नंबर ऑफ आवर्स का, तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया, हो सकता है कि वो आपने 3 घंटे में कर लिया, किसी और स्टूडेंट को 4 घंटा लगा, तो उस केस में वो स्टूडेंट को जितना टाइम देना है, बेसिकली टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे होमवर्क करने में जितना टाइम लग रहा है वो दैट इज माय कैपेबिलिटी, और वो सबकी अलग अलग होती है। अगर आप अवंती के फ्लो के साथ चल रहे हो, आई कैन राइट इट ऑन द पेपर, यू विल एंड अप स्कोरिंग मोर देन 90%। इतने श्योर है हम अपने प्रोसेस को लेकर। अंश क्लास 11th में मैथ्स का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, अपने किसी भाई बहन से पूछो जो अभी 11th-12th में गया है, क्लास 11th में मैथ्स का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। अंकित, अभी आप सिर्फ आरडी शर्मा पे टारगेट करो, अगर आप जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अभी सिर्फ आरडी शर्मा को सॉल्व करो। आरडी शर्मा को अगर अभी आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे लेवल पे रहोगे। यस निहारिका, एग्जैक्टली। गाइस देखो, मैं कहीं पे भी किसी पॉइंट पे डरा नहीं रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। 90% से ऊपर कैसे लाना है, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। आरएस अग्रवाल में क्या है, आरडी शर्मा में क्या है, रियलिटी बता रहा हूं। आपको किसी भी पॉइंट पे डरना नहीं है, अल्टीमेटली पीपल आर डूइंग इट। हमने भी अपने टाइम पे किया था, हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कर रहे हैं, आप भी करोगे और अच्छे से करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हो, इकलौती चीज, दैट इज कंसिस्टेंसी। दैट इज कंसिस्टेंसी। शायद ही कभी कोई स्टूडेंट मिलता है जो पूरे 1 महीने में हर दिन होमवर्क करके आया था। चलो मान लो वो स्टूडेंट अगर 1 दिन या 2 दिन होमवर्क नहीं करके आया, इट्स ओके, बट वैसे स्टूडेंट जो मिलते हैं जो महीने में सिर्फ 1-2 दिन नहीं कर पाते, बाकी हर दिन करते, उन पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि लास्ट में बहुत आगे निकल जाएंगे। दिव्यांशु, अवंती का मॉड्यूल विल हेल्प यू फॉर ओलंपियाड्स, आरडी शर्मा का लेवल 2 विल हेल्प यू फॉर ओलंपियाड्स। 95% से ऊपर लाना है, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के हेल्प से भी 95% से ऊपर ला सकते हो। बस इतना रखो ना दिव्यांशु, बस इतना रखो अपने माइंड में, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है, रटा हुआ नहीं, आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन करना आता है कि सर इसमें ये वाला वैल्यू है तो ये वाला प्रोसेस लगेगा। अगर आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन के लिए मुझे इस तरीके का आंसर कर पाए ना कि सर इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ये प्रोसेस लगेगा, 95%, मैथ्स में तो आप 98-99 ले जाओगे फिर, ठीक है, मैथ्स में 98-99 ले जाओगे। निहारिका, लिंक आप लोगों के जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है ना, वहां पे होमवर्क सबमिशन लिंक डाला हुआ है। आपको क्या करना है, आप अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा सबको ही, फिर फोटो खींचिएगा, फोटो खींच के एक पीडीएफ बना लेना। बहुत सारे ऐप है, रोहित सर से पूछ लेना, वो बता देंगे। उस ऐप पे आप पीडीएफ अपलोड करना, ठीक है। तो मान लो कि 8 पेजेस का होमवर्क हुआ, 8 फोटोज क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप उसको कन्वर्ट करोगे पीडीएफ में, और फिर उस पीडीएफ को आप अपलोड करोगे, ठीक है ना। चलो फिर मैं यहीं पे सेशन को एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। प्लीज बाय सर। बाय बाय। ध्यान रखिएगा कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 सर। को कंप्लीट कर रहे हो। हाँ बोलिए सर, जैसे एडवांस मैथ लिए तो उसमें बेसिक के कंपैरिजन अलग क्वेश्चंस होते हैं ना थोड़े। नहीं नहीं, देखो जो लास्ट ईयर तक चल रहा था अंकित, जो लास्ट ईयर तक चल रहा था वो स्टैंडर्ड लेवल था, ठीक है। मतलब हाँ। मान के चलो कि आपके सीनियर्स में से किसी ने भी पिछले साल तक 10th का बोर्ड्स दिया है, वो दीदी। स्टैंडर्ड लेवल था, हाँ। वो स्टैंडर्ड लेवल था, ठीक है, वो एडवांस वाला कह सकते हो। और जो लोग अब बेसिक वाला लेंगे ना, उनके लिए पेपर का लेवल इससे भी नीचे होगा। तो जो अभी तक चलते आया है पिछले 30, 40, 50 साल में, दैट इज द स्टैंडर्ड लेवल।
अब बेसिक लेवल होगा तो वो कम होने वाला। आप लोग ये मत सोचो कि जो 10th में जो बेसिक लेवल और स्टैंडर्ड लेवल है तो स्टैंडर्ड मुश्किल होगा। जो अभी तक चलते आया वो स्टैंडर्ड है, बेसिक नया आया है तो बेसिक वाला लेवल नीचे होगा। ठीक है एवरीवन, ध्यान रखिएगा इसको। चलो एंडिंग द बाय सेशन, सर। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।